अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गुज़िश्ता रोज़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के लिए जमा करवाए जाने वाली दरखास्त को मुस्तरद किए जाने के बाद एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। 5 रुकनी बेंच में से अक्सरियत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले में इस बात से इत्तफाक किया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जिन मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया वो दीगर पार्लिमानी जमातों में तनासुब के हिसाब से बांट दी जाएं, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली की 23 नशिस्तों जबकि सूबाई असम्बली की 54 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी गई थी कि जबकि इस अक्सरती फैसले से एक रुकन ने इख्तलाफ करते हुए अपने नोट में लिखा है कि इन मखसूस नशिस्तों को खाली रखा जाए, लेकिन 9 मार्च को मुनक्किद होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का पूरा होना जरूरी है, जिसमें हुकूमत के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने और दीगर पार्लिमानी जमातों में इन नशिस्तों की तकसीम से कौमी और सूबाई असम्बलियों में हुकूमती इत्तेहादी जमातों की अददी अक्सरियत मजीद मजबूत हो जाएगी। कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून को मजीद 14 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान है, जबकि पीपल्स पार्टी के हिस्से में 3 मखसूस नशिस्तें आएंगी, जिसके बाद लग ऐसा रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ईवान में 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। सबसे ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की है, जहां ऑपोजिशन की कुल नशिस्तें 20 हैं जबकि मखसूस नशिस्तों की तादाद 23 हो गई है, यानी ऑपोजिशन को अपनी तादाद से ज्यादा मखसूस नशिस्तें हासिल होंगी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जिस सूबे में अक्सरियत हासिल है वहां एक तगड़ी ऑपोजिशन वजूद में आ जाएगी, जो कि अभी ना होने के बराबर है। सदारती इंतखाबात के हवाले से मखसूस नशिस्तों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सदारती इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान कर रखा है, जबकि अहम हुकूमती इत्तेहादी MQM ने ताहाल आसिफ अली जरदारी को सदारत का वोट डालने का फैसला नहीं किया है। ऐसी सूरत हाल में इत्तेहादी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नंबर गेम इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है। तो कुछ बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में सबसे पहले कि जो नशिस्तें हिस्से में आ गई हैं दीगर सियासी जमातों की, क्या सियासी जमातों को इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक सवाल ये जरूर किया जा रहा है कि ये सियासी जमातें क्यों इलेक्शन कमीशन के पास गई और ये मुतालबा किया कि किसी और की हिस्से की जो नशिस्तें हैं वो हमें दे दी जाए। हमारे साथ प्रोग्राम में इन सभी इशूज़ पर बात करने के लिए मौजूद है सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दस्तगीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो यही मखसूस नशिस्तों का जो मामला है इसी से अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लें सर। सारी सियासी जमातें जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है सर, ऑलरेडी आप सबकी दरखास्तें इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद थी कि अगर ये रिजर्व सीट्स का मसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फेवर में रिजॉल्व नहीं होता तो फिर ये नशिस्तें आप लोगों को मिल जानी चाहिए। तकरीबन 14 नशिस्तें नून लीग के हक में इजाफी आएंगी, विच इज़ अ बिग नंबर। आप लोग सर क्यों किसी और की नशिस्तों पर नजर लगाए बैठे थे? ये एक सवाल है जो बहुत से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की तो अपनी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, तो ये क्यों सर के ऊपर टैग लगाना है कि आपके पास PTI की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें आ गई हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला किया है। जमहूरी तौर पर जरूर तहफुजात हो सकते हैं, लेकिन पहली बात कि आजाद उम्मीदवारों का जो अलग-अलग निशानों पर मुंतखब होकर आए हैं उनका ये क्लेम करना कि जी हम एक हैं और उसके लिहाज से हमारी नशिस्तें होनी चाहिए, तो पहले उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर ली। अब उसके बाद इशू ये खड़ा हो गया और आपके नाजरीन में से अक्सर ये नहीं जानते कि मखसूस नशिस्तों के लिए भी उसी तरह कागजात नामजदगी दाखिल किए जाते हैं जिस तरह जो इंतखाब लड़ने वाले हैं उनकी भी उसी तरह स्क्रूटनी होती है, पूरा प्रोसेस होता है रिजेक्शन का और एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब एक ऐसा मामला है, पहले तो ये है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवारान एक जमात की वाबस्तगी इख्तियार कर लें तो क्या उन्हें सीटें देनी है? कानून में ये कहीं नहीं लिखा, तो ये भी खाली जगह थी। उसके बाद ये सवाल कि जनाब जहां कोई लिस्ट मौजूद ही नहीं है, बस अगर सुन्नी इत्तेहाद के कागजात नामजदगी दाखिल हुए होते या उनकी साथ ही एक लिस्ट भी दाखिल की जाती है कि इन लोगों के कागजात नामजदगी दाखिल है और ये हमारी लिस्ट है, इस सीक्वेंस ना लिस्ट है ना कागजात नामजदगी है, ना उस जमात की एक्चुअल अथॉरिटी है। मैं ये भी याद करा दूं कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वाहिद जो शख्स कामयाब हुए थे वो भी आजाद उम्मीदवार थे,
तो लिहाजा ये अजीबोगरीब सूरत हाल अच्छा, ये जो आजाद उम्मीदवार वाला आपने पूरा सिनेरियो बताया बिल्कुल दुरुस्त है सर, लेकिन जो आयरनी है इस सारे मामले के अंदर वो पता है क्या है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना ही एक फैसला, जिसमें माजी में बाप को बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन के अंदर एक मखसूस नशिस्त अलॉट की थी एक सूबाई असेंबली के अंदर, याद नहीं है। उन्होंने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील हैं उनसे सवाल किया कि आप वो फैसला लाके हमें दिखा देंगे, यानी अपना ही फैसला वो किसी और से मांग रहे थे। उस वकील ने कहा जी कि वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने कहा बस ठीक है, फिर इसके बाद कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती। ये प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है सर, ये पहले एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन के अंदर बाप को एक नशिस्त मिल चुकी है। मैं फिर अर्ज करूंगा कि जहां इतनी बड़ी तादाद में नशिस्तों का मामला हो, बेहतर ये होता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन सीटों को खाली रहने देते और सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते कि वो इसके ऊपर अपनी राय दे, या जो सबसे बेहतर तरीका है, और अब चूंकि पार्लियामान वजूद में आ चुकी है, कि कानून साजी हो। अब ये अजीब बात है कि जो लोग इन सीटों का मुतालबा कर रहे हैं बड़े जोरों शोर से, वही लोग हैं जो पार्लियामान में धमकियां देते हैं कि कानून साजी नहीं होने देंगे, हम खराबी करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। तो लिहाजा उनके लिए भी ये सबक है कि ये कानून साजी जो होगी ये उनके हक में होगी, जमहूरी कानून साजी होगी। तो सबसे बेहतर हाल ये है कि इस सिचुएशन को डील करने के लिए कानून साजी कर दी जाए और उस वक्त तक ये निश्चितें खाली रखी जाए, और जब ये फैसला हो जाए, कानून बन जाए, तो निश्चितें उनको वैसे तो जो बात आप कर रहे हैं, फिर तो वो जो डाइसेंटिंग नोट है फैसले के अंदर, बेसिकली आप उससे इत्तेफाक कर रहे हैं, लेकिन सर सवाल फिर वहीं आ जाता है कि सारी सियासी जमातें पहले से एडवांस में इलेक्शन कमीशन जा चुकी थी और ये मुतालबा करके रखा हुआ था कि ये नशिस्तें आप हमें दे दें। मैं तो एक बिल्कुल प्रिंसिपल्ड मॉरल बात आपसे पूछ रही हूँ कि आप सियासी जमातों को क्या नहीं कहना चाहिए कि हमें नहीं चाहिए किसी और जमात की नशिस्तें, भाई हमारी इतनी बनती है। यही तो बात है कि हम यहाँ मीडिया पर तो ये बात कर सकते हैं, जब आप कागज पर देखते हैं तो कागज पे ये जमात बतौर एक ग्रुप के जिसको नशिस्तें देनी हैं, मखसूस नशिस्तें, वो एग्जिस्ट नहीं करती। असल इशू ये बना हुआ है कि वैसे जमहूरी तौर पर हम सब ये चाहते हैं कि जिसका जितना मैंडेट है उसके मुताबिक वो नशिस्तें मिलें, लेकिन कागज पर इसकी कोई मौजूदगी नहीं है इस पूरे ग्रुप की, जिस ग्रुप के तहत वो अब नशिस्तों का मुतालबा कर रहे हैं। तो लिहाजा ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है और इसलिए यही बेहतर था कि इसको सुप्रीम कोर्ट पे जाने दिया जाता, या पार्लियामान खुद इस पर कानून साजी कर दे ताकि ये मामला एक अच्छे और कानूनी तरीके से हल हो। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कानूनी खला में, लीगल वैक्यूम में अपना फैसला दे दिया। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आप कह रहे हैं कागज पर मौजूद नहीं सर, वो एक रजिस्टर्ड जमात है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके सरबराह ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। बल्कि पीटीआई का जो मसला था कि उनके पास निशान नहीं था, इसके पास तो रजिस्टर्ड निशान भी है सर। अगेन गोइंग बैक टू द केस आई वाज रेफरिंग टू अर्लियर, ये बाप वाला इशू है। टेक्निकलिटीज पे देखिए, पहली राय और फैसला इलेक्शन कमीशन का आ गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कहीं ना कहीं से हल होगा। और चूंकि एक गैर मामूली सूरत हाल है, तो एक नुक्ता नजर ये भी है कि इस गैर मामूली सूरत हाल के निमट जाने तक जो है, जो आईनी प्रोसेसेस हैं उनको रोका नहीं जा सकता सर। लेकिन इनके निमटने तक फिर एक पॉलिटिकल फोर्स को इस सारे प्रोसेस से फिर बाहर भी तो रखा जा रहा है ना। आई हैव सीन यू वर्क एज अ पॉलिटिशियन फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ एंड आई थिंक आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि यू आर अ डेमोक्रेट। सर, आपने 2-3 दफा अभी अपने गुफ्तगू के अंदर कहा कि वो एक ग्रुप, वो आज़ाद लड़कर आए, एक पार्टी में चले गए, एक ग्रुप बन गए। आप अपने दिल से इस बात पर यकीन रखते हैं और बिलीव करते हैं इस बात के अंदर कि वो एक ग्रुप है आज़ाद स्कैटर्ड लोगों का जो अब इकट्ठा हुआ है, या उनको फोर्स किया गया कि वो इस तरह की स्ट्रैटेजीज ढूंढें और अडॉप्ट करें? देखिए, ये तो फिर हम सब की अपनी अपनी जाती राय है। मैं इसीलिए आपसे आपकी राय ही पूछ रही हूँ इसके ऊपर। मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ कि मेरे ख्याल में तो ये मामला इलेक्शन कमीशन के हैंडल करने का नहीं था, क्योंकि वो एक लीगल वैक्यूम में बात कर रहे हैं और बेहतर वही होता है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मैं रिजर्व सीट्स की बात नहीं कर रही, मूविंग ऑन बात कर रही हूँ कि जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, नौबत यहाँ तक आई, उस सारे अमल को सर कैसे देखते हैं? ये बात है मुसलसल की जा रही है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी नहीं है, रिगिंग भी नहीं है, ये सब कुछ पहले होता रहा है, लेकिन इस स्केल पर नहीं हुआ शायद पहले कभी। देखिए, ये स्केल पर भी बहस हो सकती है, और दूसरा ये है कि ये जो मैंडेट के बारे में बड़ी अफवाहें हैं कि ये बहुत बड़ा मैंडेट मिला, उनके तो वोट अगर हम काउंट भी कर लें सब आज़ाद उम्मीदवारों के, तो पिछले इंतखाब के मुकाबले में 8 लाख वोट कम उनको मिले हैं और मुस्लिम लीग नून को 5 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं।
और दूसरी बात यह है कि उनके पास 30% का मैंडेट जरूर एक ग्रुप के पास मौजूद है जिसका वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 70% पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ भी तो वोट डाले हैं। सर बिल्कुल खिलाफ वोट तो पड़े हैं, लेकिन जो काउंट आप बता रहे हैं फॉर्म 45 के तहत है या 47 के तहत है? जी देखिए, ये भी एक बहस है कि जी मैं यहाँ खड़ा होकर कह दूं कि जी मुस्लिम लीग नून की जो है वो 79 नशिस्तें थी, लेकिन असल में तो उनकी 179 थी और सारा फॉर्म 47 जो थे खराब थे। इसका भी टेस्ट जो है वो मीडिया पर और पार्लियामेंट में नहीं होना। पार्लियामेंट के स्पीकर और वजीर आजम उनको वो नशिस्तें नहीं दे सकते। ये मामला दूसरे इदारों में सेटल होकर पार्लियामेंट के पास आना है, और इसीलिए ये जो ग्रुप है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले जो लोग हैं, मेरी आपके तवज्जो से उनके सामने भी ये एक गाइडेंस है कि बजाय बलवा करने के, जूतियां दिखाने के, वो एक आईनी जदोजहद करें ताकि उनको जो हकूक है वो हासिल हो। जूते दिखाने से और बाजू और गर्दनें तोड़ने की धमकियां देने से उनके मसले और पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। मैं एक ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक से वापस आके इस पे आपसे बात करती हूं। आपने कहा कि बलवा करने से मसला हल नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है लग ऐसा ही रहा है कि आप उसको बलवा कहें या जो भी कहें, ये जो एहतजाज का सिलसिला है वो लग नहीं रहा कि वो रोकने के मूड में। तो किस तरीके से गवर्नमेंट डील करेगी, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक नाजरीन। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सब ब्रेक पर जाने से पहले जो आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये जो बलवा है या जो प्रोटेस्ट है ये आगे वे फॉरवर्ड नहीं है, आईनी तरीके से जंग लड़े और आगे बढ़े, वो सर फिलहाल मूड में नजर नहीं आ रही। जितने भी अभी कौमी असेंबली के सेशंस हुए हैं, आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं, इस माहौल के अंदर मैं अंडरस्टैंड ये करना चाहती हूँ, आप लोग कैसे समझते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट को आगे चला लेंगे? एक बात है, दूसरी बात ये कि ये जो सारा इशू है इस वक्त रिगिंग का जो इल्जाम लगाया जा रहा है, आप लोग भी खुद क्यों नहीं आगे होकर मुतालबा करते कि करें इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये मसला सेटल हो? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो कौमी असेंबली में जो इनकी जो भी बलवा है, ये पहली दफा नहीं है, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। 10 साल पहले भी इन्होंने 126 दिन का धरना किया था, इस्लामाबाद पर हमलावर हुए थे, असेंबली से इस्तीफा देके वापस आ गए थे, बार बार इसी तरह के शोर होगा करते थे। लेकिन हमने उसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की, दहशतगर्दी खत्म की, महंगाई खत्म की, कराची की टारगेट किलिंग खत्म की। तो अगर हुकूमत यकसुई से काम करे तो ये चीजें उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वो जमहूरियत का हिस्सा है, वो करेंगे इस पर प्रोटेस्ट। अच्छा, आप कह रहे हैं जमहूरियत, जी अच्छा मुकम्मल कर लें। जी सर। दूसरा इशू ज्यादा संजीदा है जी, और वो ये है कि अगर मुस्तकिल इस तरह की एक्टिविटी होगी तो यहाँ फिर जनाब मरियम नवाज साहिबा को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी, उनको बहुत एक सीरियस लाइन ड्रॉ करनी है कि 2014 के धरने में जिस तरह पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया गया, डंडे लेकर तोड़ फोड़ की गई, जब उससे सख्ती से नहीं निपटा गया तो फिर 9 मई 2023 को रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा दी गई। अगर 2014 में पार्लियामान के जंगले गिराने से सख्ती से निपटा जाता तो फिर GHQ का जंगला ना गिरता 9 मई को। तो ये हुकूमतों की जो नरमी है, जिसकी जो हम जमहूरी बर्दाश्त का नाम देते हैं, तशद्दुद के मामले में जमहूरी बर्दाश्त ये साबित अब हो गया है कि कारगर नहीं होती। तो अगर यानी कि आप फिर इनके साथ सख्ती से डील करने के कायल हैं? जो लोग तशद्दुद और बलवा करेंगे सड़कों पर और पाकिस्तान के दूसरे शहरियों की जिंदगियों में रुकावट डालेंगे, उन्हें हरासा करेंगे, और 9 मई के भी जो मंसूबा साज थे, मुआवन थे, करने वाले थे, मेरी ये एडवाइस है और ये मैं उनको दे भी चुका हूं अपने कायदीन को कि इनसे सख्ती से निपटना है, वरना हम पाकिस्तान में एक बहुत ही गंभीर फाशिज्म आता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि ये जो वोट है इसमें कहीं ना कहीं 9 मई की तौसीक भी शामिल है। अगर ये सिर्फ 30% है, 70% उनके खिलाफ भी है, लेकिन अगर हमें तारीख से सबक सीखना है, नाजी जर्मनी से सबक सीखना है, सर वो तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर। आप तो बलवा करने वालों से सख्ती से निपटना पड़ेगा। जो उनके बतौर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पार्लियामेंट में वो मौजूद है तो फिर उनके जो हकूक हैं वो भी उनको मिलेंगे। लेकिन अगर वो एक बात, आपने जो सड़क की बात की ना, हम बाजू तोड़ देंगे, हम गर्दनें तोड़ देंगे,
तो उससे तो फिर मामला था। अच्छा, जो आपने सड़कों पर प्रोटेस्ट की बात की ना, उसको जरा एक मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं, ईवान पर जरा आ जाते हैं। आपको 2018 की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तकरीर याद है सर? आप लोगों को याद है कि आपकी जमात के जो अरकान है वो किस तरीके से उस डाइस के इर्द गिर्द थे, नारेबाजी की थी और इस हद तक की थी कि इमरान खान साहब 10-12 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सके थे। वो बलवा नहीं था सर, वो प्रोटेस्ट था, वो डेमोक्रेसी थी। आज बलवा क्यों है जब ईवान में होता है तो? नहीं, देखिए, मैं तो कहूंगा कि प्रोटेस्ट जब तक जूते दिखाने तक नहीं आ जाती, प्रोटेस्ट जब तक धमकियों पर नहीं आ जाती कि हम गर्दनें तोड़ देंगे, तो प्रोटेस्ट जरूर होगी, होनी चाहिए। लेकिन अगर जब आप इस तरह की धमकियां ऐवान में खड़े होकर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन ने कभी नहीं कहा कि हम टांगे तोड़ देंगे, हम गर्दनें तोड़ देंगे। सर, खैबर पख्तूनख्वा तो असेंबली में आपकी खातून रुकन ने ना सिर्फ जूता लहराया बल्कि मारा भी। उनको बुलाकर शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की सर। फिर दोनों तरफ स्टैंडर्ड रखना चाहिए ना पार्टी को। उन्होंने एक बड़े अमन पसंदी से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में घड़ी लहराई थी, और फिर वहां के मेंबरान ने जिस तरह उनके साथ एक बहुत ही गलत और गैर मुहज्जब सलूक, उसकी तो हम मजम्मत करते हैं उसका बिल्कुल। देखिए, घड़ी लहराना कोई तशद्दुद नहीं है, ये अब हमें मालूम होना चाहिए। उनको ये जरा सख्ती से लगती है बात जाके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों को, लेकिन घड़ी लहराना तशद्दुद नहीं है, जूते मारना तशद्दुद है। जूता लहराया, जूता वो भी लहरा रही थी, वैसे वो ईवान के अंदर जूता लहरा रही थी, बट एनीवे उन्होंने अगले दिन लहराया ना जी, तो क्योंकि उनके ऊपर जूते लहराए गए, उनके ऊपर उस खातून रुकन पर जूते लहराए गए, फिर उन्होंने उसका रिएक्शन दिया। तो यहाँ यही बात है कि जब बर्दाश्त नहीं होगी, पुरअमन बर्दाश्त नहीं, तो फिर जूते नजर आना शुरू हो जाएंगे। सर, इसी तरह थोड़ा सा ये अभी जरूर तक कह जो दें है वो तहरीक इंसाफ। सर, थोड़ा सा ये जरूर कह दें कि ये कितना बम्पी राइड, कितना अपहिल टास्क होगा आप लोगों के लिए। सर, 16 महीने पहले जो आपके साथ बैठे हुए बहुत से इत्तेहादी थे, आज वो भी आपके साथ नहीं बैठे हुए। अख्तर मेंगल साहब की बात करें, अचकजई साहब की बात करें, मौलाना फजल रहमान साहब की बात करें, जो लोग आपको सपोर्ट करके आप लोगों का वज़ीर आज़म बनवा दिया है, वो भी जब आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही होती है वो कोई आके हिस्सा नहीं डालते। वो बड़े क्लियर है इस बारे में कि आप जाने, आपका काम जाने, आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो दोस्तों के अंदर भी मुकम्मल सपोर्ट नहीं है और जो मुखालफीन है वो तो मसला हमारे सामने है। कैसे मैनेज करेंगे, कैसे लेकर चलेंगे? ये तो 2024 में पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कांटों का ताज है, और उसका जो असल टेस्ट है वो परफॉर्मेंस है, महंगाई में कमी करना है, बिजली और गैस के बिलों को मजीद। जी, मेरे ख्याल है हमारा राब्ता खुरम दस्तगीर साहब से मुनक़ता हो गया, आवाज़ नहीं आ रही है। वैसे सेगमेंट का वक्त भी खत्म हो गया है। उनका कहना आखिर में यही था कि ये सारा कुछ जो है, ये सारे मामलात हैं जो हैं, वो कारकर्दगी जो है वो अब डिसाइड करेगी कि किस तरीके से हम इनको आगे लेकर चलेंगे, और उसके लिए ऑफकोर्स कुछ आने वाला वक्त उनको दरकार होगा अपने आप को प्रूव करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे जहाँ पर ये सारी सूरत हाल अपनी जगह पर है। वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो मुसलसल ऐसा लग रहा है कि इस निज़ाम पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। सदारती इंतखाबात की अगर हम बात करें, ये रिजर्व सीट्स के मामले से पहले जो अभी इस वक्त सूरत हाल है, जमीयत उलमा इस्लाम के सदारती जो वोट है उसकी भी बड़ी अहमियत थी सदारती इलेक्शन में अचकजई साहब के लिए। उन्होंने मांगा भी है मौलाना से अपनी सदारत के लिए वोट। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर मैं आपसे राय लेना चाह रही हूँ, लेकिन सर सबसे पहले यही इशू सदारती वोट का जो मामला है सर, अभी तक जिस तरीके से रिजर्व सीट्स को बाकी जमातों में तकसीम कर दिया गया है तो शायद इस वक्त बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर अगर सुप्रीम कोर्ट से ये मामला रिवर्स हो जाता है या स्टे दे दिया जाता है तो जमीयत उलमा इस्लाम की वोट की बड़ी अहमियत होगी, बड़ी मेक और ब्रेक पोजीशन में होंगे आपके जो वोट्स हैं। आप लोग सर कंसिडर करेंगे, सोचेंगे अचकजई साहब को वोट डालना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। जहाँ तक मोहतरम महमूद खान अचकजई साहब का ताल्लुक है, एक तो ये कि वो एक छोटे सूबे से हैं और जिसमें अभी तक कोई अहदा सदारत इस सूबे से नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का है तो वो एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हम किसी हद तक भी इन तमाम तर मामलात में वोट नहीं करेंगे। जाहिर है जमात की इजलास हो रहे हैं, अभी कल सिंध का था, तो जमात के फैसले के हवाले से मौलाना साहब का एक बयान आया था कि वो चाहते हैं कि महमूद खान को वोट दे दें, लेकिन जाहिर है कि जमात होती है और उसकी पॉलिसी की
तमाम जिस तरह दूसरे अरकान पाबंद होते हैं तो उसके सरबराह को भी पाबंद होना पड़ता है। नहीं, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है सर, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता मौलाना जो इस वक्त जिस निज़ाम के ऊपर मुसलसल अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, अचकज़ई साहब भी उसी निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मौजूद हैं पार्लियामेंट में, वो भी उसी निज़ाम को सर चैलेंज कर रहे हैं। तो आप लोगों को अपना हिस्सा नहीं डालना चाहिए? PTI वालों के साथ तो आपकी मुलाकात भी हुई थी सर। देखिए, जहाँ तक इससे का ताल्लुक है तो अपोजिशन में वो भी बैठे हैं और अपोजिशन में जमीयत उलमा इस्लाम ने भी बैठने का फैसला किया है। तो जाहिर है कि जब अपोजिशन की गाड़ी चलेगी तो जाहिर है उसमें तमाम तर मामलात के हवाले से बात होगी। अब तक तो सूरत हाल ये है कि वजारत उज़्मा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और दीगर ओहदों के हवाले से हमारा जो फैसला है वो उसमें अपोजिशन और हुकूमत की बात नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ तक सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन की बात है तो जाहिर है कि जितने दोस्ती और ताल्लुक महमूद खान शेखज़ई से तकरीबन उतनी मौलाना की जनाब आसिफ ज़रदारी साहब से और PDM में भी वो थे और फिर हमारे साथ 14-16 माह की हुकूमत में भी थे। तो जाहिर है सिर्फ ताल्लुकात के हवाले से जो है वो जमाती पॉलिसियाँ नहीं बनती, बल्कि जमात की पॉलिसियों को ताल्लुकात से बालातर होकर अमल दरामद उस पर किया जाता है। जी जी बिल्कुल नहीं, मैं तो खैर ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं, मैं पॉलिसी की बुनियाद पर ही सवाल पूछ रही थी, लेकिन ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि पार्टी का एक मौक़िफ़ है जिसको मौलाना को लेकर चलना है। सर, PDM के मामले के ऊपर भी मैं आपसे आपकी राय लेती हूँ, लेकिन ये जो रिजर्व सीट्स वाला मसला हुआ है, मखसूस नशिस्तों वाला, सर एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम का ये कहना है कि आप लोग भी अग्रीव पार्टी, आप लोग ये समझते हैं कि मैंडेट चोरी किया गया है और जिसका मैंडेट है उसका हक उसको मिलना चाहिए। दूसरी तरफ से रिजर्व सीट्स में वो सीट्स जो कि टेक्निकली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बनती थी उनको बस बांट दिया गया है सभी सियासी जमातों के अंदर, और आप लोग भी सर शामिल हैं उन जमातों के अंदर जिनको फायदा हुआ है। आपको नहीं लगता कि सर इसके ऊपर भी एक स्टैंड लेना चाहिए आप लोगों को कहना चाहिए कि ये नशिस्तें हमें नहीं चाहिए? देखिए, जहां तक ताल्लुक है रिजर्व सीटों का तो जाहिर है कि ये मामला सिर्फ रिजर्व सीटों से नहीं चला है, बल्कि ये तो जो बल्ले का निशान लिया गया था उससे चला है। और उसके बाद जिस हद तक इलेक्शन कमीशन ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके रफका ने इस अंदाज में जानिबदारी की बात की थी, वो बात है। हमने ये नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ के सीटों को आप उनको न दे दें या सुन्नी कौंसिल को न दे दें, लेकिन अगर वो कहते हैं कि हम इसको उनको नहीं दिया जाता तो उनके लिए कोर्ट का मामला मौजूद है, और अगर वो दूसरी सूरत में भी जाते हैं तो जाहिर है कि फिर उसमें जमीयत उलमा इस्लाम या पीपल्स पार्टी है या दूसरी जमातें जिनके अरकान मौजूद है तो फिर वो उस हवाले से बात हो सकती है। लेकिन हमारा उसूली मौक़िफ़ यही है कि कानून और आइन के मुताबिक हो, और मैं एक अपनी राय भी यही दे सकता हूँ एक वर्कर की हैसियत से कि शायद इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट वगैरह में हो सकेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस वक्त बिल्कुल जानिबदाराना तौर पर तहरीक इंसाफ। सर, अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी इस मामले का, तो इसका मतलब है फिर आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, एक जाती कैपेसिटी में आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आप क्या समझते हैं कि ये नशिस्तें मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि उन्हें मिलनी चाहिए थी, और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ रवैया अंदाज अपनाया गया है उस हवाले से यकीनन इलेक्शन कमीशन ने तो अपने आप को गैर मुतनाज़ से बढ़कर भी अगर कोई बात हो सकती है, बल्कि वो फरीक बन चुके हैं बाकायदा तौर पे। नहीं तो सर मैंने सवाल इसी फिर नुक्ता नज़र से किया था, जो आपके जमीयत उलमा इस्लाम के वकील हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, सर वो भी गए हैं इलेक्शन कमीशन ये कहने के लिए कि अगर ये नशिस्तें नहीं देनी उनको तो हमें दे दें। तो आप लोगों को सर एक चीज़ें होती हैं ना, उनकी ऑप्टिक्स होती हैं, खाली ऑप्टिक्स के लिए सर आप लोग को नहीं लगता आप लोगों को कहना चाहिए कि ये नशिस्तें हमारी नहीं है, हमारा तो हक ही नहीं है? नहीं, हक तो नहीं है। यह जाहिर है कि ऐवान के नशिस्तों को अगर वो तकसीम करते हैं तो जाहिर है कि उसी ऐवान में तकसीम की जाती है। अगर उस ऐवान में सुन्नी कौंसिल को नहीं दी जा रही है, जो मैं समझता हूँ कि नाइंसाफी है, और उसके बाद तकसीम की जा रही है, तो यकीनन
है। मैं लेकिन जाती तौर पर मैं उसे भी नामुनासिब समझता हूँ। अब मुझे मालूम नहीं है, कामराज साहब मुर्तजा साहब से मैं नहीं मिला कि आईनी तौर पर वो किस हैसियत से तशरीफ ले गए। सर तकरीबन सभी जमातों के लोग जो है इलेक्शन कमीशन गए और कामरान मुर्तजा साहब भी उनमें शामिल हैं कि अगर ये नशिस्तें उनको नहीं मिलनी तो हमें दे दें। सर तो मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रही हूँ कि फिर जिस डाके की शिकायत आप लोग करते हैं कि डाका पड़ा है सर, तो फिर ये तो उसी तरह का मामला हो गया ना कि उनकी नशिस्त लेके किसी और को दे दें, बस ठीक है। नहीं, मैं तो इसे नामुनासिब समझता हूँ। आप इसको नामुनासिब समझते हैं। अच्छा सर, अभी आप पीडीएम की बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो लोग और पीपल्स पार्टी वाले सर वो गए भी हैं मौलाना से मिलने के लिए। नून लीग वाले जो है वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, हमसे देर हो गई है, हमें मौलाना के पास पहले जाके उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। आपको लगता है ये मामला तय पा सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी 16 महीने इत्तेहादी हुकूमत की है, उनके साथ रहे हैं आप लोग? देखिए, जहाँ तक मनाने की बात है तो गुजारिश ये है कि कोई मौलाना साहब बच्चा नहीं है, कोई लॉलीपॉप देंगे उसे मना लेंगे। मौलाना साहब किसी से नाराज नहीं है। मौलाना साहब के हवाले के हवाले से जो उन्होंने बात की है वो तो बिल्कुल वाजे है। उनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम इंटरव्यू से ये बात वाजे है। बाकी जहाँ तक मनाने की बात है, मनाने से पहले तो शहबाज शरीफ साहब अपने भाई को तो साथ मना ले, जो कल बैठे हुए थे और बड़े नाराज लग रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ जो हुआ है वो जिस तरह करवाया गया है तो सिर्फ उसकी जद में मौलाना नहीं आया बल्कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी हाथ हुआ है। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब, आप कह रहे हैं कि वो गुस्से में बैठे हुए थे सर, आपका ख्याल है? देखिए जी, उनको तो चौथी बार वजीर आजम बनाने के लिए बुलाया गया था और यहाँ पर आती उनको प्रोटोकॉल दिया गया था। प्रोटोकॉल किसने दी थी? उसको निगरान हुकूमत ने दी थी, एस्टेब्लिशमेंट ने दी थी, इस निजाम ने दिया था। और उसके बाद उसके लिए अदालत में भी किस तरह सहूलतें फराम की गई थी और फिर नवाज दो के इश्तार भी लगाए गए थे। लेकिन यहाँ तो शहबाज दो आ गया। तो मसला ये है कि ये सारी की सारी बातें सबको नजर आ रही है तो उनको चेहरों से पता चल जाता है। सिर्फ ये है कि मौलाना में वो जुर्रत है, वो बात कर रहे हैं, लेकिन शायद काश वो भी एक दिन शायद पड़ेंगे, लेकिन उनका शायद जो इस वक्त गुस्सा है और जब वो निकलेगा तो शायद लंदन पहुंचने के बाद निकलेगा। लंदन पहुंचने के बाद निकलेगा सर। अच्छा, एक क्योंकि मनाने की बात हो रही है, एक खबर कहीं ना कहीं से ये भी सर उठाती है कि शायद जमीयत उलमा इस्लाम को खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप ऑफर करके मनाया जा सकता है। इस तरह की कोई पेशकश की गई सर तो कंसिडर करेंगे आप लोग और फिर बैठ सकते हैं हुकूमती बेंचेस पर? नहीं जी, गवर्नरशिप के हवाले से भी बात नहीं है। तो बिल्कुल किसी भी हद तक इसी ओहदे और उसके हवाले से हमारा उसूली जो मौक़िफ़ है वो सिर्फ ओहदों के हवाले से नहीं है। ठीक है, तो उस तरह की कोई बात नहीं है। सर, सड़कों पर आना लाहे अमल है या जब आप कहते हैं कि निज़ाम पर एतमाद नहीं है तो फिर क्या लाहे अमल है? या फिर चुप करके बस खाली कहना है कि निज़ाम पर एतमाद नहीं और फिर ईवान में भी बैठना है और बिजनेस एज यूजुअल, बस कारोबारी जिंदगी चल पड़ेगा इसके बाद? देखिए, ऐवान भी है और मैदान भी है और जाहिर है कि अपोजिशन के हवाले से दोनों प्लेटफार्मों को इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी कहा है कि हम एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, अकेले करेंगे, बाकी जमातों को साथ लेकर करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ANP, GDA, बलूचिस्तान की कुछ जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सब लोग ही सड़कों पर निकलकर तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। तो आप लोग क्या इकट्ठा होकर भी कुछ इस तरह का मामला कर सकते हैं? देखिए, आपको याद होगा कि 18 के बाद सबने काम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी ने भी कहा और मुस्लिम लीग नून ने भी कहा, दीगर जमातों ने भी कहा, हत्ता कि PDM बंद कर उसका सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब को बनाया। लेकिन हमने अपना काम शुरू कर दिया और दुनिया ने देखा कि नीचे लाखों जो है हमारे कारकुन थे, सिर्फ कंटेनर पर और स्टेज पर मुस्लिम लीग के हमारे रहनुमा काबिल एहतराम और पीपल्स पार्टी के आते रहते, लेकिन कोई उनके अरकान और जो उनके लोग थे तो वो हमारे 3 लॉन्ग मार्चों में और 14 जो हमने मिलियन जलसे किए थे उसमें वो नहीं आए। तो उसमें हम अपना काम शुरू करेंगे। अब देखेंगे कौन किस हद तक आता है, किस नहीं आता है, इसको उस पे तो देखेंगे उनके रवैये के हवाले से होगा। लेकिन जो जमीयत ने जिस तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को के होते हुए अपना काम किया था 19 में और 20 में,
वो उसी तरह हम अपनी एहतजाज करेंगे। इसका फैसला हमारी जमीयत हतमी तौर पे उसके इदारे करेंगे। बिल्कुल जी। कई सवाल सर मैंने इस पर्सपेक्टिव में पूछा है, पस मंजर में पूछा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ग्रैंड अलायंस जो है वो इस वक्त वक्त की जरूरत है। मौलाना ने उसके जवाब में कहीं पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी वक्त नहीं है ग्रैंड अलायंस का। सर तो अभी वक्त नहीं है तो फिर कब वक्त है? देखिए, ग्रैंड अलायंस जो है वो हालात बनाते हैं। हालात जब होते हैं तो आपने देखा कि आज हालात है, ग्रैंड हुकूमत बनी हुई है। कल आप देख रहे थे कि तीर शेर में उतरने वाला था, उस तीर से शेर की शिकार की बात की जाती थी। आज खुद तीर जो है वो टेढ़ा हो गया और शेर की हुकूमत बन गई। तो और उसके साथ ये तो हालात के तनाजुर में ही सफबंदी भी होती है। जाहिर है कि जब अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें जो है एक जगह बैठ जाती हैं तो फिर कॉमन मामलात पर, चाहे वो पार्लियामेंट की वॉकआउट हो, बाइकाट हो या एहतजाज हो, तो फिर उस हवाले से वो चाहते न चाहते हुए भी मजबूरन वो जाहिर एक सफ में पहुंच जाते हैं। सर अच्छा, इस मुल्क की सियासत पर अगर नजर दौड़ाएं सर तो मेरा ख्याल है सभी वो सियासी रहनुमा जो किसी न किसी वक्त पर जेल गए हैं, कैद काटी है इस मुल्क के अंदर, उन सबका नुक्ता नजर सर यही है कि हमारे साथ जो है वो सियासी हमें उसका निशाना बनाया गया इंतकाम का। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि हमारे जो सरबराह उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक करारदाद भी आई है सर कौमी असेंबली में कि उनको रिहा किया जाए। इस पर आपका क्या नुक्ता नजर है सर? देखिए, मसला ये है कि 18 में भी बात हुई थी, 18 में भी पीपल्स पार्टी कह रही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि 18 में तहरीक इंसाफ कह रही थी कि धांधली नहीं हुई है जी। अलबत्ता इस वक्त 24 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ भी कह रही है, खुद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बांसरे में मेरे साथ धांधली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉमन एक मुतालिबा है जो हुकूमत में बैठे हुए, हुकूमत बनाने वाले, अपोजिशन में बैठे हुए, अडियाला जेल में बैठे हुए सब पार्टियों का मौक़िफ़ एक ही है कि इस इंतखाबात में धांधली हुई है। और सुना है कि अब खैर से शायद आज ही 45 नंबर फॉर्म को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अनलोड कर दिया होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सब सारे के सारे एक मुतालबे पे मुत्तफिक है। तो उसके लिए कमीशन बननी चाहिए। तो पार्लियामेंट में अगर मौजूद है वो भी कहते हैं कि ज्यादती हुई है, तो जाहिर है कि इसकी तहकीकात हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब। वो जो फॉर्म 45 की बात है वो भी 14 दिन के अंदर अपलोड होने चाहिए थे, 26 दिन के बाद हुए हैं। और उसके अंदर जिस तरह की बेज़ाब्तियाँ पॉइंट आउट की जा रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो तो एक और ही वो पूरी बहस है और एक और ही पूरा मामला है। अफसोस ही किया जा सकता है, इससे ज़्यादा तो और कोई ऐसी बात नहीं है जो इस तरह के मामले के ऊपर की जा सके। जिस तरह की डिस्क्रिपेंसीज फॉर्म 45 के अंदर जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो पॉइंट आउट कर करके दिखा रहे हैं। प्रोग्राम से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।